हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, हम इस चैनल पर डिप्लोमा, बीएड एंड एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। इन टॉपिक्स में गाइस आपका जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही प्रकार के सेशंस इंक्लूड होते हैं। तो आज का जो सेशन होगा गाइस, उसमें हम लोग पहली बार लर्निंग, टीचिंग और असेसमेंट के पेपर से लर्निंग या जिसे हम लोग अधिगम या सीखना भी कहते हैं, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यदि आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन फैमिली का पार्ट नहीं हो, तो चैनल का पार्ट बनने के लिए गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और तो आइए आज का जो है सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। आज का जो सेशन होगा गाइस लर्निंग के ऊपर है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसे हम लोग अधिगम भी कहते हैं। और आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग लर्निंग का मीनिंग क्या है, वेरियस डेफिनेशंस क्या है, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं लर्निंग की, और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। लर्निंग, जिसे हम लोग अधिगम या सीखना भी कहते हैं। तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि व्हाट इज लर्निंग, तो सबसे पहली चीज जो है आपके दिमाग में क्या आती है? लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। जब भी हम कोई सीखने का प्रयास करते हैं, कोई नई चीज सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही आप लोग जो है वो लर्निंग या अधिगम जो है वो कहते हैं। लेकिन गाइस, हम लोग जब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसका इतना नैरो मीनिंग ना होकर के बहुत ही वास्ट जो है ये कंसेप्ट है। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इट इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ओके। और ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल टू ह्यूमन लाइफ, यू कैन से। Our ability to profit from past experience is one of the most valuable assets, and learning is the process by which इट इज पॉसिबल, है ना। लिविंग बींग्स के पास ये जो लर्निंग की जो एबिलिटी है, जो बाय बर्थ हमको मिलती है सीखने की, और वो हम कहाँ से सीखते हैं? अपने अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। और इस सीखने के द्वारा क्या होता है, हमारे व्यवहार में जो है वो परिवर्तन होता है, हम नई नई चीजों को जो है वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा पैदा लेता है, जैसे पैदा होता है, हम लोग कह रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती रहती है। तो आप देखिए किस तरह से वो लाइफ लॉन्ग सीख रहा है। अभी जब हम सीखने को फॉर्मल एजुकेशन से नहीं, आप बच्चा अभी स्कूल नहीं गया है तब से भी हो जाए, इवन पैदा होते ही जो वो सीखना शुरू हो जाता है चीजों को, है ना। बहुत सारी चीजें बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है, नकल करके सीखता है। बहुत सारी चीजें जो है वो, जो हैबिट फॉर्मेशन होता है वो कंडीशनिंग के द्वारा होता है। तो इस तरह से जो है वो लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखता है। तो बहुत सारी मेथड्स होती हैं लर्निंग की, जिसके द्वारा हम लोग डे टू डे लाइफ में जो है वो चीजों को सीखते जाते हैं और अपने अनुभवों को जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जब मैं एक छोटे बच्चे की बात करूं, तो किस तरह से उसके, देखिए एग्जाम्पल है कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो जब एक छोटा बच्चा होता है, तो जब भी उसको कोई चीज चाहिए होती है, तो जनरली क्या करता है? रोने का बिहेवियर करता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसमें मेच्योरिटी आती चली जाती है, तो वो सीख जाता है और वो अपनी बात को, है ना, अब वो रोता नहीं है जब उसको कुछ चाहिए होता है या जब उससे कोई चीज ले ली जाती है। तो वो रोने की बजाय क्या करता है, अपने अपने विचारों को जो है भाषा के माध्यम से एक्सप्रेस करना सीख जाता है। तो आप देखिए कि शुरू के और अब के बिहेवियर में उसका परिवर्तन आ गया। जब उसने सीखा चीजों को, तो अब वो रोता नहीं है हर बात के लिए, अब वो क्या करता है, अपनी बात को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। तो ये कैसे सीख, क्या कैसे, जब उसने लैंग्वेज को सीखा, भाषा को सीखा कि कैसे हमने जो है वो चीजों को एक्सप्रेस करना है। तो गाइस, ये एक लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। तो लर्निंग में आपका, लर्निंग को आप एक एबिलिटी बोल सकते हो, जो कि मानव जीवन के लिए या जितने भी लिविंग, इवन एनिमल्स भी जो है वो चीजों को सीखते हैं, हम सब सीखते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे जो अनुभव होते हैं उनसे हम बेनिफिट उठा करके किस तरह से जो है डे टू डे लाइफ में लर्निंग जो है वो करते चले जाते हैं। तो आइए आगे हम लोग मीनिंग देखते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कंटिन्यूअस। लर्निंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है, कोई कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई प्लेस स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ पे, यूनिवर्सल है। लर्निंग कैसी है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि भारत में रहने वाले लोग सीखते हैं और अमेरिका के रहने वाले लोग नहीं सीखते, नहीं। जिसने भी जन्म लिया है, लिविंग थिंग्स जो भी है, वो सब जो है वो क्या कर रही है? सीख रही है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज कंटिन्यूअस, इट इज ए प्रोसेस। पहली चीज तो क्या है, ये एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस कब तक चलती रहती है? टाइम ऑफ बर्थ से, कंसेप्शन से शुरू होकर के, और जो है वो कहाँ तक, टिल द बर्थ डेथ जो है वो चलती रहती है। वी ऑल आर एंगेज्ड इन द लर्निंग एंडीवर्स इन द ऑर्डर टू डेवलप अवर
अडेप्टिव कैपेबिलिटीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हम सीख क्यों रहे हैं? ताकि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो है वो एडजस्ट कर सके, अपने आसपास के व्यवहार में जो वातावरण है उसकी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा कर पा सके। तो लर्निंग के द्वारा क्या हो रही है, हमारी जो अडेप्टिव कैपेबिलिटीज है, हमारी जो अनुकूलन करने की क्षमताएं हैं, वो जो है वो बढ़ रही हैं। और वो जो अनुकूलन करने की जो क्षमताएं हैं वो हमें अपने आसपास के वातावरण में एडजस्ट होना जो है वो सिखा रही है। ठीक है। तो दूसरा फिर हम अब आगे मूव करेंगे डेफिनेशन के ऊपर कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। इनमें से कुछ फेमस डेफिनेशन को मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, जैसे कि गेट्स ने। अच्छा, ये जो डेफिनेशन में शुरू से ही आपको बताती आई हूँ कि जब हम लोग डेफिनेशंस को, मीनिंग को ध्यान से पढ़ते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स का जो टॉपिक होता है वो अपने आप ही कवर हो जाता है। तो आप देखिएगा जब इनको पढ़ेंगे तो आपके जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहीं से ही निकल करके आएंगी। तो आप इन्हीं को जब आप ध्यान से आप इसको देखिएगा, कौन कौन से की पॉइंट्स है डेफिनेशंस में। क्या होता है, जनरली रट्टा मारने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन में हमेशा की पॉइंट को देखा जाता है। तो लर्निंग इज, गेट्स क्या कहते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन जो है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटीज बट नॉट थ्रू मैचुरेशन, इमोशन, मोटिवेशन, फटीग एंड ड्रग्स। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं गेट्स, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना क्या है कि सीखना जो है वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर में। जैसा मैंने आपको बताया अभी बच्चे का एग्जांपल लेकर के कि व्यवहार में परिवर्तन होता है सीखना। ठीक है। रिलेटिवली चेंज इन द बिहेवियर, लगभग परमानेंट चेंज होता है व्यवहार में। लेकिन वो क्या, किस चीज से होता है, थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी। हम जब कोई चीज सीखते हैं, कोई एक्टिविटीज, कुछ क्रियाएं करते हैं, हमारे कुछ अनुभव होते हैं, तो उसके द्वारा सीखते हैं। बट ये सीखना जो है वो नहीं होता है जो मैच्योरेशन के द्वारा आता है। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ रही है, यदि वो चेंजेस व्यवहार में आए तो वो सीखना नहीं है। यदि इमोशंस के कारण हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, आज हम दुखी हैं, आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं, फिर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है वो लर्निंग नहीं कहलाएगा, है ना। मोटिवेशन के कारण जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे व्यवहार में वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। फटीग, हम वो थके हुए हैं तब हमारे व्यवहार में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो जो है आपका कहना है, आपका वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। ड्रग्स लेने के कारण, हमने कोई दवाइयां ले रखी हैं, कोई ड्रग्स ले रखी है, अल्कोहल ले रखी है, उसकी वजह से आपके व्यवहार में जो टेम्परेरी चेंजेस आ रहे हैं वो आपका जो है वो लर्निंग कभी नहीं कहलाएगा। तो ठीक है। तो गेट्स क्या है, चेंज बताना चाह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है, लेकिन किसके द्वारा, एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज के द्वारा, ना कि मैच्योरेशन, इमोशन, मोटिवेशन, फटीग और ड्रग्स के द्वारा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, वुडवर्थ क्या कहते हैं, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है। सबसे पहली चीज, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस चलती रहती है। अब इस प्रक्रिया में हम लोग करते क्या है, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, हम नया ज्ञान जो है वो अर्जित करते हैं, नए प्रतिक्रियाओं को, रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रियाएं करना सीखते हैं। जो भी वातावरण में स्टिमुलस है, उद्दीपक है, उनके प्रति हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये जो चीजें हैं हम किससे सीखते हैं, लर्निंग की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। ये कौन कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं। अब अगली डेफिनेशन है बीएफ स्किनर। स्किनर क्या कहते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी दे रखी हैं जो अपकमिंग सेशंस में गाइस आएंगी। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। अब स्किनर क्या कह रहे हैं, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन कहते हैं कि लर्निंग के द्वारा हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ नया बिहेवियर जो है वो सीखते चले जाते हैं। रिवर्स नहीं होता है इसमें, इसमें हमेशा आगे आगे नई से नई चीज जो है वो सीखते चले जाएंगे। तो इसलिए लर्निंग को कैसी प्रक्रिया बोला है, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर, जो कि मतलब नया नया बिहेवियर वो आपको प्रोग्रेशन करने में जो है वो हेल्प करेगा। आगे जो है वो आपको क्या है, प्रगतिशील व्यवहार की बात कर रहा है यहाँ पर। और वो प्रगतिशील व्यवहार क्या करेगा, आपको अपने वातावरण में एडजस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है। आज हम साइकिल सीख रहे हैं, तो अभी उसके बाद हम गाड़ी, कार चलाना सीख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है बिहेवियर, है ना। साइकिल आपने बचपन में सीखी, फिर आपने स्कूटी सीखी है, फिर आप कार चलाना सीख रहे हो। तो ये क्या है, सारी चीजें एक नया बिहेवियर आप सीख रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, प्रोग्रेशन जो है वो होता चला जा रहा है। ये व्यवहार में क्या है, प्रगतिशील है, उन्नति है। और वो प्रगति आपकी क्या होगी, और वो जो आपका ज्ञान का भंडार है ना, जैसे जैसे आप नए कंसेप्ट सीखते चले जाएंगे वो ज्ञान का भंडार जो है वो बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं बीएफ स्किनर, क्या कहते हैं कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडाप्टेशन। प्रोग्रेसिव बिहेवियर है, प्रगतिशील व्यवहार हम सीखते हैं लर्निंग के द्वारा। और वो प्रगतिशील व्यवहार क्या होता है, आपको अडाप्टेशन में, अपने आसपास के वातावरण में जो है वो एडजस्ट करने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है, लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन। पैवलव क्या कहते हैं गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, बीएफ स्किनर, पैवलव, है ना, थॉर्नडाइक, इन्होंने सबने जो है अपनी अपनी थ्योरीज दे रखी है, बिहेवियरिस्टिक हैं तीनों के तीनों। और इनकी आगे थ्योरीज जो है अपकमिंग स्लाइड्स में आने वाली है गाइस। तो इन्होंने ये क्या कहते हैं लर्निंग के बारे में, इनका क्या मानना है लर्निंग के बारे में कि क्या होती है लर्निंग। तो पैवलव जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो थ्योरी जिन्होंने दी थी, तो ये क्या बोलते हैं, लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। सीखना क्या होता है, आदतों का निर्माण करना होता है। हम सीखने के द्वारा आदतें बनाते हैं अपनी, है ना। कोई भी चीज, नई चीज सीख रहे हैं, बार बार जब हम उसको रिपीट करते चले जाते हैं तो क्या होती है, वो हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी जो है व्यवहार का मुख्य अंग बन जाती है। और इसको आप लोग कैसे सीखते हो, कहते हैं आप कंडीशनिंग के द्वारा सीखते हो, है ना। कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग क्या होती है तो वो हम आगे आने वाली थ्योरीज के माध्यम से जो है वो सीखेंगे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बनने वाला जो बंधन होता है, जो बॉन्ड होता है, आप उसको क्या बोलते हो, कंडीशनिंग बोलते हो। और जब बार बार दो चीजों को एक साथ लाया जाता है तो क्या होता है, उनमें एक कंडीशन बन जाती है, एक उनमें बॉन्डिंग हो जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनिंग जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। कौन, किसने कहा है कंडीशनिंग की बात, पैवलव ने कहा है। इसके बाद एक और डेफिनेशन है गाइस, क्रो एंड क्रो की। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। वो कहते हैं लर्निंग जो है एक्विजिशन है, अधिग्रहण है, अर्जित करना है। किन किन चीजों को अर्जित करना है, हैबिट को, आदतों को, है ना, ज्ञान को, आपके नॉलेज को, और आपके एटीट्यूड्स को, दृष्टिकोण को। एटीट्यूड, अभिवृत्ति, है ना, हमारा व्यू पॉइंट क्या है किसी चीज के बारे में, हम क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप जो है वो किसके द्वारा सीखोगे, आप जो किसके द्वारा आपके अंदर आती है, किस कैसे एक्वायर करते हो, लर्निंग के द्वारा। तो कैसे ये बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन थी, लेकिन ये लर्निंग के बारे में बहुत कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है कही है। और यही जो है आगे जाकर के इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बन जाएंगी। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी है। फिर से कि मैं सम अप कर देती हूँ इसको, क्या कह रहा है यहाँ पे, की पॉइंट क्या है, लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में। वो मॉडिफिकेशन एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज के माध्यम से हो रहा है, लेकिन मैचुरेशन, इमोशन, मोटिवेशन और फटीग या ड्रग से होने वाला जो चेंज है वो लर्निंग नहीं कहलाता है। एक ने बोला है कि लर्निंग जो है वो एक्वायरिंग न्यू नॉलेज है ना, नए रिस्पॉन्सेज को सीखना है, वो लर्निंग होता है। लर्निंग एक प्रोसेस है प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन की। हम नया नया व्यवहार सीखते जाते हैं जो हमारे बिहेवियर में क्या होता है, प्रोग्रेसिव, उन्नति लेकर के आता है ना, प्रोग्रेस होती है इससे। और दूसरे फिर क्या कहता है, प्रगतिशील, जिसे आप लोग कहते हैं। फिर पैवलव कहते हैं कि लर्निंग जो है वो आदतों का निर्माण करना है, कैसे, कंडीशनिंग के द्वारा। क्रो एंड क्रो कहते हैं लर्निंग जो है एक्वायर करना है हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड्स को। तो ये गाइस कुछ डेफिनेशंस थे, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है। तो आप जो है इनको ध्यान से समझिएगा, तो आपको जो है वो एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। कई बार सीटेट, टेस्टेड के आपके जो एग्जाम्स हैं, टैट, डीएसएसबी में, उसमें आपको डेफिनेशन दे देता है और फिर ऑप्शन देता है और पूछता है कि ये डेफिनेशन किसने कही है, स्किनर ने कही है, वुडवर्थ ने कही है, पैवलव ने कही है, या किसी और ने कही है। ठीक है। तो इसलिए जो है गाइस इस फॉर्म में आपको जो है डेफिनेशंस जो है वो आपके सामने रखी गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की विशेषताएं क्या क्या है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एज वी डिस्कस, है ना। लर्निंग क्या होती है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग, टिल बर्थ। हम लोग कुछ ना कुछ जो है वो नया सीखते रहते हैं, और वो हमारे व्यवहार में जो है वो क्या है, प्रगति या उन्नति जो है वो लाता रहता है। लगातार सीखने से हमारे व्यवहार में जो है वो कंटिन्यूअस परिवर्तन जो है वो होते रहते हैं। फिर है आपका लर्निंग इज ए प्रोसेस एज वेल एज प्रोडक्ट। कहते हैं लर्निंग एक प्रक्रिया भी है और एक प्रोडक्ट भी है। जब हमने कोई चीज सीखा है तो एक प्रोडक्ट के रूप में भी आती है और वो एक प्रक्रिया भी है। ठीक है। देन कहता है कि लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन आता है। अभी हमने डिस्कस करा बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के। ठीक है। तो आपके क्या है, बिहेवियर में चेंज आ रहा है लर्निंग के द्वारा। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि किस तरह से सार्वभौमिक प्रक्रिया है, टाइम बाउंड नहीं है, प्लेस बाउंड नहीं है ना, किसी रेस, किसी कलर, किसी जाति तक सीमित नहीं है। लर्निंग हर जगह, हर व्यक्ति, हर समाज का हर व्यक्ति जो है वो
सीखता है, जब वो पैदा होता है तब से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। फिर कहते हैं कि लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। सीखना जो है हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। हम लोग कैसा नहीं है कि बस कुछ भी हम सीखना शुरू हो जाते हैं, नहीं। कोई भी चीज सीखने के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य या कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, उस सीखने से हम कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, है ना। हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं, वेदर डिप्लोमा, बीएड, एमएड, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इनके पीछे कोई ना कोई आपका पर्पस जरूर है। इसीलिए हम लोग जो है उसको लर्न करना सीख रहे हैं। चाहे छोटी सी छोटी चीज, आप चाय बनाना ही सीख रहे हैं तो कोई ना कोई पर्पस है उसके पीछे। तो लर्निंग इज पर्पसिव, है ना। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। सीखना जो है वो हस्तांतरणीय होता है। मतलब कि हम जो है लर्निंग ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने सीखी है तो हम उसको, आपने साइकिल सीखी है ना, तो आपको आपको साइकिल जो है वो शायद स्कूटी सीखने में मदद करेगी, शायद आगे गाड़ी सीखने में मदद करेगी। हम जो है साइकिलिंग कर रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं वो स्किल जो है किसी और कार्य को सीखने में मदद कर रही है। आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, जब आप स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो वो मैथमेटिक्स का जो आपका बेस है वो स्टैटिस्टिक्स सीखने में आपको मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपकी, ये आपका जो है वो लर्निंग को क्या बोल रहा है कि ट्रांसफरेबल, एक ही उस तक सीमित नहीं है कि हमने एक दायरे में सीखी है तो बस वो लर्निंग वही काम आने वाली, नहीं। हम उसको कई जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं लर्निंग जो है वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी आप लोगों का एक कंसेप्ट है गाइस, जो कि हम लोग अपकमिंग सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लर्निंग को क्या बोल रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर होता है ऑफ लर्निंग होता है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। तो इसलिए लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। फिर वो कह रहा है लर्निंग हेल्प्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सीखना जो है आपकी जो है वो शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ना। उसमें जो है लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। यदि हम जो शिक्षण चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो पेरेंट है, लर्निंग में जो है वो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो करते हैं। सीखने के बिना आपकी शिक्षण प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। हम क्यों सीख रहे हैं, हम एक वातावरण में रह करके, क्या जरूरत है हमें सीखने की। बच्चा कह रहे हैं पैदा होता है तब से सीखना शुरू करता है और मत मृत्यु पर्यंत। इवन ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्कूल जाने तक ही हम लोग सीखते हैं, नहीं, कह रहे हैं मृत्यु पर्यंत तक हम सीखते ही चले जाते हैं, है ना। स्टिल वी आर लर्निंग। ओके, चाहे हम स्टूडेंट हैं चाहे हम टीचर हैं, लेकिन हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते चले जा रहे हैं। तो क्यों, इट इज प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। ये हमें हमारे आसपास के वातावरण में एडजस्ट करने में जो है वो मदद कर रही है। तो ये गाइस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी लर्निंग की, जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेशन का ही पार्ट है। डेफिनेशन से ही निकल करके जो है, डेफिनेशंस का आप कंक्लूजन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कह सकते हो ना। मूव टू द नेक्स्ट कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। तो गाइस ये फैक्टर्स को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर कौन कौन से, व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हैं जो बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो है फैक्टर है गाइस मोटिवेशन एंड विल टू लर्न। ठीक है, इसको हम दोनों तरीके से देखेंगे। आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना होगा, बहुत ही इजी पॉइंट है गाइस। इस तरह से आप दोनों वे में इसको एक्सप्लेन करोगे कि वो बच्चा जो सीखने के लिए मोटिवेटेड है, जो जिसकी सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा है, वो जो है उसकी लर्निंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होगी। दूसरी तरफ इसके अपोजिट साइड में जिसको सीखने की इच्छा नहीं है, जो सीखने के लिए प्रेरित नहीं है, वो जो है प्रॉपर वे में चीजों को सीख नहीं पाएगा। और सीख नहीं पाएगा तो अपने वातावरण में एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा, है ना। तो मोटिवेशन और विल टू लर्न, जितना ज्यादा मोटिवेशन होगा उतना ही ज्यादा सीखेगा, जितनी ज्यादा सीखने की इच्छा होगी उतना ही ज्यादा सीखेगा। और अपोजिट, जितनी ये दोनों चीजें कम होंगी, लर्निंग का रेट भी जो है वो कम होगा। इस वे में आप जो है इसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, एज एंड मेच्योरिटी, आयु और परिपक्वता, ये भी जो है वो सीखने को बहुत ज्यादा जो है आपकी प्रभावित जो है वो करते हैं। एज, बच्चे की एज, जैसे जैसे एज होती है, जैसे जैसे हमारे में मेच्योरिटी आती आती है, हमारी सीखने की क्षमता जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है ना। हम जो है चीजों को और अच्छे से समझने लग जाते हैं। हमारी इवन उससे हमारी मोटिवेशन, विल टू लर्न भी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती चली जाती है। तो एज और मेच्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, सीखने के लिए। क्योंकि जब से कि छोटा बच्चा होता है तो आपको उसको अभी उसमें उतना मोटिवेशन नहीं है, उसको उसने ये नहीं पता है कि क्यों मुझे सीखना है, ठीक है, कैसे एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, आप देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं
आप इसको एज को और मेच्योरिटी को इस वे में समझ सकते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, सेकंड का, थर्ड का, तो आपको जबरदस्ती उसको पढ़ने के लिए बिठाना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को आ जाती है कि एग्जाम है और मुझे इतने समय तक पढ़ना। तब मम्मी को उसके साथ में रात को जाग के बैठने की जरूरत नहीं है। तब मम्मी को उसको ले लेके एक एक अक्षर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप खुद से रूम बंद करते और बोलते हो कि मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, मेरे एग्जाम्स हैं और मैं, आप मम्मी को पता भी नहीं है आप रात रात भर जाग करके पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? एज है। अब आप में उतनी मेच्योरिटी आ गई है कि आपको वो लर्निंग की, उस समय की इंपॉर्टेंस का जो है वो पता है। तो एज और मेच्योरिटी भी जो है वो लर्निंग को बहुत अधिक प्रभावित करती है। फिर है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये आपके सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करता है ना। आज मैं स्वस्थ हूँ, आज बिल्कुल मुझे कोई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो मेरा जो है लर्निंग जो है वो ज्यादा मैं अच्छे से चीजों को सीखूंगी, ठीक है, इफेक्टिव होगी। इसके अपोजिट यदि बहुत तेज बुखार है, सिर में दर्द हो रहा है, कोई चोट लगी हुई है, तो क्या होगा? ये हमारा क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अफेक्टेड है, फिजिकल हेल्थ जो है हमारी अफेक्टेड है। तो उसका अफेक्ट जो है वो लर्निंग पे पड़ेगा, क्योंकि हमारा ज्यादातर ध्यान जो है हमारे दर्द की तरफ है, हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ है। तो हम जो है वो जो लर्निंग जो आ रही है हमारी तरफ, अधिगम जो हम चीजें, जो नई नॉलेज हमारी तरफ आ रही है, वो ये जो फिजिकल हेल्थ जो नेगेटिव है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको कहीं ना कहीं बैरियर बन जाएंगी। सेम एज मेंटल हेल्थ, है ना। आप स्ट्रेस में हैं, आप किसी तरह का कोई प्रेशर है ना, मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, तो हम सब जानते हैं कि इनकी लर्निंग जो है वो किस तरह से प्रभावित होती है। सीखते भी हैं तो चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, सीखने का रेट ही बहुत कम होता है, बहुत कम सीखते हैं, बार बार चीजों को बताने पर भी थोड़ा ही सीखते हैं। तो ये क्या होता है? फिजिकल और मेंटल हेल्थ। इंटेलिजेंस क्या होती है? बुद्धि। इसको तो कहने की जरूरत नहीं है कि आईक्यू, है ना, हम सीधा सिंपल सिंपल होता है, जितना अच्छा आईक्यू होगा उतना ही अच्छे से आप चीजों को सीखोगे। आईक्यू कम है तो आपकी लर्निंग जो अफेक्ट होगी, जैसा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस में है। आईक्यू होता है ना कम बच्चों का, 70 बिलो है, फिर जैसे जैसे और कम होता चला जाएगा, माइल्ड है तो फिर भी थोड़ा बेटर सीख लेंगे, लेकिन मॉडरेट है तो और कम, सीवियर है तो और कम, और प्रोफाउंड है तो फिर और कम। तो इसी तरह से बुद्धि, इसी तरह से आप आगे लेके चले जाइए कि अगर जीनियस है या अबव एवरेज है, सुपर इंटेलिजेंस है, तो लर्निंग रेट जो है वो इंटेलिजेंस के साथ साथ में ज्यादा होता चला जाएगा। तो ये क्या है? बुद्धि। ये जो है आपके सीखने को प्रभावित करती है। इंटरेस्ट, हमारा किसी चीज में रुचि कितनी है, इंटरेस्ट कितना है ना। मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, हमें, मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है, सपोज, तो हम उन चीजों को जल्दी सीखेंगे, उन चीजों को जो है वो अच्छे से सीखेंगे, और ज्यादा अमाउंट में जो है वो आप चीजों को सीखोगे। बस है कि अब हमें इंटरेस्ट नहीं है। सपोज साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, अभी मान लीजिए उन्होंने साइकोलॉजी पहले कभी पढ़ी ही नहीं है, तो उनको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कंपैरेटिव टू दोस्त स्टूडेंट जिनको, जिन्होंने 11th 12th में साइकोलॉजी पढ़ रखी है। तो उनका जो है क्या होगा, उनका जो है इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। सोशल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, उनका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, बजाय कि साइंस साइड वाले स्टूडेंट के, या लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बजाय। तो इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी रुचि है उस काम में, है ना। तो वो ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगी। देन एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एप्टीट्यूड हम सबको पता है अभिक्षमता होती है, आप लोग योग्यता भी कह सकते हैं, है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना हमारे, जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कि हमारे अंदर टीचर बनने की एबिलिटी है या नहीं है, योग्यता है या नहीं है, वो अभिक्षमता हमारे अंदर है या नहीं है। और यदि आपके अंदर किसी चीज का एप्टीट्यूड है तो आप उस चीज को जल्दी सीखोगे। और यदि एटीट्यूड क्या होता है? अभिवृत्ति, पॉइंट ऑफ व्यू, आपका विचार कैसा है, आप कैसी सोच रखते हैं, आपका रवैया कैसा है उस चीज के प्रति, वो कहलाता है एटीट्यूड। ठीक है, मिलते जुलते शब्द है गाइस, तो थोड़ा सा हिंदी में समझिएगा तो इसको कंफ्यूजन जो है आपकी दूर होगी। एप्टीट्यूड मतलब अभिक्षमता, योग्यता, एबिलिटी। और अब एटीट्यूड क्या होता है? अभिवृत्ति, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉलिटिक्स के प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा है ना, धर्म के प्रति मेरा एटीट्यूड कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के प्रति मेरा एटीट्यूड जो है वो या कैसा है। तो ये सब चीजें क्या है, कास्ट के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। तो ये क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा रवैया, हमारा सोचने का तरीका। तो ये क्या है? आपका एटीट्यूड। तो ये दोनों चीजें जो है, आपका अगर किसी चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है
तो हम जो है उस चीज को जल्दी सीखेंगे। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है तो हमारे सीखने में उतना जो है रुचि नहीं आएगी और हम चीजों को उतने अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाएंगे। सेम चीज एप्टीट्यूड से भी है, जिनमें क्यों आपको जब टेस्ट लिया जाता है क्यों आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है, क्योंकि यदि आपके अंदर टीचर बनने की योग्यता है वास्तव में तो ही आप इस फील्ड में आइए, अदरवाइज आप कोई और ऑप्शन लीजिए, है ना। तो दिस इज एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। देन गोल ऑफ ए पर्सन, हमारे जितने लक्ष्य क्लियर होंगे, हमारे जितने जो है हमारे जीवन का जो उद्देश्य है जब हमारा क्लियर होगा तो हम चीजों को और अच्छे से सीखेंगे। अदरवाइज कभी कोई चीज सीखेंगे, कभी कोई चीज, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में, तो उससे क्या होगा, कोई भी चीज आप प्रॉपर वे में समझ या सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं होगी आपकी लर्निंग क्या है। लेकिन जब आपका गोल क्लियर होगा कि मुझे टीचर ही बनना है, तो आपको शुरू से ही पता होगा कि मुझे टीचर बनना है, तो आपका जो है वो क्या होगा, आपका जो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट, वो सारी चीजें जो है वो कैसी होंगी, एज के साथ साथ उसी तरह से मेच्योरिटी लेवल जो आता चला जाएगा, और आप जो है चीजों को अच्छे से सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। आप अच्छे से चीजों को एक्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका लक्ष्य शुरू से टीचर बनना है। तो आपकी जितनी भी चीजें टीचर बनने से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको अपने आप ही जो है आपके बिहेवियर में प्रोग्रेसिव चेंजेस जो है वो लाती चली जाएंगी। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटेंशन, ध्यान। सारी चीजें हैं लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है सीखने में, है ना, हमारा अटेंशन ही नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन ही नहीं है। ठीक है, तो आप जो है वो ध्यान अगर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉपर वे में चीजों को सीखेंगे नहीं। कई बार क्लास में होता है, स्टूडेंट बैठा होता है तो हम लोग कहते हैं कि आप फिजिकली तो हो बट मेंटली यहाँ पर नहीं हो। तो आप शारीरिक रूप से उपस्थित हो, मेंटली यानी कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है, आपका ध्यान जो है विचारों के माध्यम से कहीं और है, तो इसीलिए आप जो है वो प्रॉपर वे में सीख नहीं पाओगे। तो ये कुछ गाइस पर्सनल फैक्टर्स हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, तो ये आपके सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं गाइस जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो कॉमन हो सकते हैं, दो बच्चों के, चार बच्चों के, पूरी क्लास के, जो है ये कॉमन है। वातावरणीय कारक जो है, ये कौन कौन से कारक है गाइस, फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे क्लास का। अब जब लर्निंग एनवायरनमेंट की जब हम लोग बात करते हैं गाइस, तो सीखने का वातावरण, ये दो प्रकार का वातावरण होता है। एक होता है फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे आसपास जो भी फिजिकल जो भी चीजें हैं, हमारा हवा का इंतजाम क्लास में कैसा है, लाइट का किस तरह से इंतजाम है, बैठने की व्यवस्था कैसी है, वेंटिलेशन किस प्रकार से है, प्रॉपर इक्विपमेंट है या नहीं है क्लास में। तो ये सारी चीजें क्या आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये जितना रिच होगा उतनी ही लर्निंग जो है वो ज्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, तो अब बहुत गर्मी है, आप उसकी जगह आपके एक एक क्लासरूम में जहाँ पंखा भी ध्यान अच्छे से नहीं चल रहा है, तो वो बच्चा गर्मी में बैठ करके पसीने में लथपथ है और फिर वो सीख रहा है, और उसके कंपैरेटिवली फुल्ली एयर कंडीशन रूम है, तो अब देखिएगा लर्निंग का रेट किसमें ज्यादा होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट का अफेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी एक जगह पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब है ना, बहुत ही शांत वातावरण में क्लास चल रही है, और एक जगह पे हर तरफ से आवाजें शोर आ रही है, तो लर्निंग जो है उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये गाइस के फिजिकल एनवायरनमेंट है। देन सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, सामाजिक वातावरण किस तरह से है, कैसा डिसिप्लिन है, रूल रेगुलेशन किस तरह से है, ठीक है, दबाव कैसा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस किस प्रकार से कर पा रहे हैं, किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से कोऑपरेशन है आपस में, टीचर स्टूडेंट का, स्टूडेंट स्टूडेंट का, टीचर टीचर्स का, कलीग्स का। तो ये सारा जो है वो स्कूल का जो है वो लर्निंग का जो है सोशल एनवायरनमेंट जो है वो कहलाता है, जो कि हमारी लर्निंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका फटीग एंड रेस्ट, यदि हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, तो आपकी लर्निंग जो है उतनी अच्छी नहीं होगी। इसके बदले में यदि हम कोई कार्य करा है, हमने थके हुए हैं, और हम यदि हम 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेकर के जब हम चीज को पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी जो है लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कई बार एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना, तो कई बार हमारे टीचर्स या हमारे बड़े क्या कहते हैं कि एक आधे घंटे का आप ब्रेक ले लो, रिलैक्स हो जाओ, ब्रेन को रिलैक्स हो जाने। तो ये जो रिलैक्स होना है, रेस्ट है ना, फटीग ना होना है, या जो आपकी जो थकावट ना होना, ये जो है आपकी लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो थकना, यानी थके हुए में आप बहुत ज्यादा, यदि आप और ज्यादा एफर्ट करें, नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, आप रात रात भर जाग रहे, जाग तो जरूर रहे हैं, और ज्यादा थक रहे हैं, लेकिन लर्निंग का रेट उतना हाई नहीं होगा उस सिचुएशन में। उसके बजाय यदि आप
थोड़ा सा ब्रेक लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो लर्निंग जो है इफेक्टिव, बहुत सारी रिसर्च भी है कि जब हम छोटे छोटे ब्रेक्स में लेकर के पढ़ते हैं तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, बजाय कि कंटिन्यूएशन में पढ़ने के। कंटिन्यूअस, चाहे नींद आ रही है, चाहे थके हुए हैं, सिर में दर्द हो रहा है, लगातार नहीं जी मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है, लर्निंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। 4 घंटे की बजाय आप यदि आप 50-50 मिनट्स पढ़ करके और आप 10-10 मिनट का बीच में ब्रेक ले रहे हैं तो लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो फिर है आपका टाइम। टाइम की भी इंपॉर्टेंस होती है, आपको मालूम है लर्निंग का सबका अपना अपना पेस होता है, कितने आप सबका अपना अपना टाइम होता है। कई लोग सुबह के टाइम में बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं चीजों को। कई लोग नाइट के टाइम पे साइलेंट के उसमें कर सकते हैं, कई लोग शोर में भी पढ़ लेते हैं, कई लोग जो है पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होते हैं। तो टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम या ज्यादा समय है ना किसी चीज को सीखने के लिए मिल रहा है, किसी में किसी यहाँ पे कम ज्यादा समय का भी अमाउंट आ जाएगा, कौन सा समय है ये भी इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो ये टाइम जो है ये भी हमारे लर्निंग रेट को बहुत अधिक प्रभावित करता है। किसी चीज को सीखने के लिए हमें प्रॉपर समय मिला है, प्रॉपर, है ना, और एक चीज हम हड़बड़ी में सीख रहे हैं, बस हमने थोड़ा सा ही समय दिया है उस चीज को। जिस चीज को सीखने में आप ज्यादा समय देंगे वो आप अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से एक्वायर कर पाएंगे, इवन उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे। और यदि आपने जिसको सीखने में कम समय दिया तो क्या होगा, आपकी वो भूल भी जल्दी जाएंगे, आप उसको कम समय तक याद रख पाएंगे और आपको वो उसको आप अपने लाइफ में जो है वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसी है, हमें इंस्ट्रक्शंस के ये आप, क्योंकि इसीलिए इसको एनवायरमेंटल फैक्टर मिले। इंस्ट्रक्शन किस वे में मिल रही है, इंस्ट्रक्शन टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है। आपको पता है टीचिंग में इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमें क्या दे रहा है टीचर, निर्देश दे रहा है, कोई चीज किस तरह से समझना है समझाना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आ रही है टीचर की तरफ। तो क्वालिटी कैसी है उन इंस्ट्रक्शंस की, है ना, हमारे हमारे नेचर को हमें समझ करके वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, ग्रुप में दी जा रही है इंस्ट्रक्शन, हमारा करंट लेवल समझ करके वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, या बस ठीक है हमें देनी है और हमने दे दी इंस्ट्रक्शन, आप चाहे उसको ग्रास्प कीजिए या ना कीजिए। तो ये भी बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर किस प्रकार से उन इंस्ट्रक्शंस को तैयार कर रही है और फिर उनको डिलीवर कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद सोशल सपोर्ट कहने की जरूरत नहीं है, सामाजिक समर्थन कैसा है सीखने को, हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। लाइक अगर आपको आपकी फैमिली आपको कोई चीज सीखने के लिए सपोर्ट कर रही है, वेदर आप चाहे स्कूटी सीख रहे हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, खासतौर से गर्ल्स के केस में आपको बोलूं इवन आफ्टर मैरिज, है ना, तो यदि आपको एक आप छुप छुप के वो चीज कर रहे हैं और एक आपको सभी सोशली सपोर्ट कर रहे हैं, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो है हमारी जो है लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होगी, बजाय कि हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, हम डर डर करके जा रहे हैं, हम छुप छुप करके चीजों को कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सी गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल सपोर्ट सपोर्ट होना जो है लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे अदर फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट हो सीखने में। तो सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा सपोर्ट होगा तो ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख पाओगे एंड ज्यादा अच्छे से उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सपोर्ट कम होगा तो लर्निंग का रेट भी जो है वो कम होगा। एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, चीजें तो अवेलेबल हैं, लेकिन वो हम तक पहुंच कितनी रही है, हम उनको कितना एक्सेस कर पा रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। खासतौर से ये जो है आपके डिसेबिलिटी के केस में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीजें अवेलेबल है ना, सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन क्या वो उन तक प्रॉपर वे में पहुंच पा रही है, तो वो लोग क्या एक्सेस कर पा रहे हैं सर्विसेज को। ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन क्या हमें वहां तक पहुंचना आता है, क्या हम उनको एक्सेस करना जानते हैं। तो यदि जितना ज्यादा आप एक्सेस कर पाओगे रिसोर्सेज को, लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। मटेरियल तो बहुत पड़ा है, गूगल पे भी पड़ा है, किताबों में भी पड़ा हुआ है, हमारे लैपटॉप्स में भी पड़ा हुआ है, बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन हम उनका यूज कितना कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज। लाइब्रेरी भरी पड़ी है किताबों से, लेकिन हमने कभी जा करके ही नहीं देखा लाइब्रेरी में, तो फिर उस किताबों का उन रिसोर्सेज का क्या फायदा, है ना, उन रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं है। जबकि उसकी अपेक्षा एक बच्चा ऐसा उसके पास सिर्फ एक ही किताब है, आप कंपेयर करके देखिएगा, एक बच्चा उसके पास सिर्फ एक ही किताब है, लेकिन उसने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, उस एक्सेस को रिसोर्स को बहुत अच्छे से एक्सेस किया, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ करके और जो है नॉलेज एक्वायर करी, लर्निंग रेट हाई होगा। लेकिन एक बच्चा क्योंकि उसके पास 10 किताबें हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक्सेस नहीं कर रहा है उन चीजों को, है पढ़ लेंगे आखिरी में जाकर, तो क्या होगा, लर्निंग का रेट उतना अच्छा नहीं होगा। मेथोडोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीखने की मेथड्स कैसी है, इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने का मेथड कैसा है,
वो मेथड इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, ग्रुप स्पेसिफिक है, हमारी नीड के अनुसार है। मेथड आप कैसी मेथड यूज कर रहे हो, है ना। तो बहुत सारी टीचिंग की मेथड है, इंस्ट्रक्शंस की मेथड्स है। आप जो है एक्सपेरिमेंटल यूज मेथड यूज कर रहे हो, प्ले वे मेथड यूज कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू द लेवल, नीड के अकॉर्डिंग। सपोज फॉर एग्जांपल यदि छोटा बच्चा है ना, आपके छोटे बच्चे हैं, आपके जो है प्राइमरी ग्रुप के जो बच्चे हैं, यदि हम उनको खेल खेल में जब चीजों को सिखाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को सीखेंगे। तो प्लेवे मेथड, मॉन्टेसरी मेथड, सेंसरी जो है, जब हम सेंसरी मेथड को जब हम लोग इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं तो लर्निंग जो है यहाँ ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। और यही प्राइमरी, यही जो मेथड्स हैं आपकी, प्लेवे, आपकी जो है सेंसरी, किंडरगार्टन, है ना, ये सारी मेथड, प्रोजेक्ट, ये सारी मेथड अगर आप बड़े लेवल पे जाके, कॉलेज लेवल पे जाकर के यूज करें, हायर सेकेंडरी के लिए यूज करें, तो वहां ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो मेथडोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या वो एज के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो ये भी जो है लर्निंग रेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो गाइस, ये जो है आपका आज का सेशन था छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने लर्निंग और लास्ट में हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में चर्चा करी। आई होप कि आज का सेशन जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको लर्निंग का कंसेप्ट, जिसे हम लोग अधिगम भी कहते हैं, काफी हद तक समझ में आया होगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा इस, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको वहां पर उसका आंसर मिलेगा। अपकमिंग सेशन में जो है गाइस अटेंशन पर होगा, जिसे हम लोग अवधान भी कहते हैं। अब टेंशन क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, और टाइप्स क्या होते हैं टेंशन के। तो अभी हम लोग थोड़ा सिलेबस फोकस करके चीजों को हम लोग कर रहे हैं गाइस, ताकि आपको अगर कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आए हो तो एग्जाम के टाइम पे अगर आप उन्हें एक बार सुनते भी हैं, तो आप एटलीस्ट उन पेपर्स को जो है सॉल्व कर पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद द चैनल। एंड यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much, guys. Thanks for watching.